देखो भाई, पहले वीडियो में हमने स्थिर विद्युत लिया था जो सिलेबस में नहीं है। धारा विद्युत से सिलेबस हमारा शुरू होना है। संधारित्र और विभव भी सिलेबस में नहीं है। तो जहाँ से सिलेबस प्रारंभ होना है उस अध्याय का नाम है विद्युत धारा। स्थिर विद्युत जो आपने पढ़ा था वो बेकार नहीं गया, क्योंकि विद्युत धारा पढ़ने के लिए विद्युत जानना तो बहुत ज़रूरी है, तब तो धारा जानेंगे। इसके बाद फिर हमें थोड़ी सी चर्चा विभव की करेंगे, प्रतिरोध की करेंगे, विभवांतर की करेंगे, विद्युत क्षेत्र की करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की करेंगे, तभी विद्युत धारा आपकी समझ में आएगी। भले ही उन्होंने हटा दिया है, जो भी है स्थिति आज सिलेबस में नहीं है, परंतु हमें सिलेबस के आधार पर भी विद्युत धारा समझने के लिए हमें विभव, प्रतिरोध और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, इन सारी बातों पे थोड़ी सी चर्चा पहले प्रारंभ में करेंगे। इसके बाद फिर विद्युत धारा शुरू करेंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हैं। विद्युत और क्षेत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जब हम एक चुंबक रखते हैं, ये चुंबक हमने रखा, तो इसके चारों तरफ इसका प्रभाव रहता है। चुंबक के चारों ओर इसका चुंबकीय प्रभाव जैसे रहता है, वैसे ही आवेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होता है, उसका प्रभाव रहता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। यानी परिभाषा अगर देखी जाए विद्युत क्षेत्र की, तो सीधी सीधी एक लाइन में है कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित हुआ है क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, यह विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के चारों ओर स्थित हुआ है क्षेत्र जहाँ तक इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। चुंबक के प्रभाव का अनुभव करने का मतलब कि अगर इतनी परिधि तक अपन कोई भी चुंबकीय पदार्थ, लोहा इत्यादि रखते हैं, तो वो इसमें आकर्षित होगा, ये प्रभाव कहलाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर में चुंबक रख लें और आप बस स्टैंड पे लोहे का बुरादा रख दें और लोहे का बुरादा आपके घर में रखी हुई चुंबक से चिपकना प्रारंभ हो जाए, ये नहीं होगा। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र होता है, जहाँ पर हम आवेश रखते हैं उस आवेश के चारों ओर एक निश्चित परिधि तक, एक निश्चित सीमा तक उसका प्रभाव होता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी परिभाषा के रूप में हमने बताया भी कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित हुआ क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव को जाना जा सकता है, उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने आवेश रख दिया और ये हमने इसका क्षेत्र बना दिया, ये कहलाया आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर एकांक धनावेश रखा हुआ है, अगर इसी एकांक धनावेश को हम थोड़ा और पास रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा आएगी, ज़्यादा बल का अनुभव होगा। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र है और धना 1 यानी +1 एकांक धनावेश हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और उस प्रतिकर्षण बल की जो तीव्रता है वो कहाँ अधिक होगी? पास में। यानी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होगी। विद्युत क्षेत्र में सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होती, बिंदु पर अलग अलग बिंदु, अलग अलग उसकी तीव्रता। ठीक है। तो तीव्रता वास्तव में क्या हुआ? बल। कौन सा बल? जो इन दोनों आवेशों के बीच काम करेगा। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, ये बल का अनुभव क्यों करता है? इसके कारण हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। F/Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई? बल बटे आवेश। बल का एसआई मात्रक क्या पढ़ा अपन ने 11वीं में? न्यूटन। बटे लगा है माने प्रति। आवेश का मात्रक हमने पहले वीडियो में बताया था, कूलाम।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। तो बात समझ में आई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम F/Q से प्रदर्शित करते हैं। E का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F का मतलब है जो यहाँ पे बल का अनुभव कर रहा है ये आवेश, और Q का मतलब है जो आवेश यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका मात्रक। विद्युत धारा को जानने के लिए ये थोड़ी जानना हमारा थोड़ा जरूरी है, तभी हमें आगे विद्युत धारा समझ में आएगी। इसके बाद फिर हमें थोड़ा विभव जानना है, प्रतिरोध जानना है, तभी हम धारा जान पाएंगे। तो विभव की चर्चा करते हैं। नया शब्द आया, क्योंकि पहले तो सिलेबस में था विभव, एक चैप्टर ही था, तो हम उसको आराम से समझ लेते थे, लेकिन अब चैप्टर नहीं है, फिर भी हमें धारा को समझने के लिए विभव पर जाना पड़ेगा। तो देखिए, विभव भी जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल था, वैसे ही विभव एक प्रकार का कार्य है। अब कौन सा कार्य है, हम कहाँ पे कार्य करें कि विभव उत्पन्न हो जाए या विभव हमें मिल जाए, उसके लिए हम देखते हैं। मान लो ये +Q आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब यहां पर कहीं एकांक धनावेश रख दिया हमने, ये आपका एकांक धनावेश। ये एकांक धनावेश अभी हमने क्षेत्र के भीतर रखा था जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, अब हमने क्षेत्र के बाहर कर दिया इसको, तो क्षेत्र के बाहर यहां क्या कहलाएगा, अनंत। ये अनंत पोजीशन है, यानी परिभाषा देखेंगे पहले, अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े। कार्य आगे देखिए, विभव को हमने बताया था, वास्तव में विभव एक प्रकार का कार्य है। तो कौन सा कार्य है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। प्रत्येक बिंदु पर विभव भी अलग अलग होगा, क्योंकि तीव्रता अलग अलग है तो विभव अलग अलग होगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत का मतलब जान गए, इस परिधि के बाहर, इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र था उस क्षेत्र के बाहर हम किसी भी बिंदु पर कहीं भी ले लें वो अनंत कहलाएगा। तो अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर एकांक धनावेश को जब हम लाएंगे तो वो कहलाएगा विभव। लाने में क्या कार्य करेंगे वो विभव कहलाएगा। अब कार्य क्यों करना पड़ रहा है, प्रश्न ये उठेगा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, हमें कार्य क्यों करना पड़ रहा है आखिर, देखिए अब कार्य क्यों करना पड़ रहा है। ये प्लस एकांक आवेश है, ये +Q आवेश है, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर इस धनावेश का प्रभाव है, जैसे ही हम एकांक धनावेश को इस धनावेश के प्रभाव में लाएंगे तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे हम दो चुंबक ले लें, दोनों के N ध्रुवों को पास पास लाने का प्रयास करें तो वो हमें थोड़ा बहुत बल लगाना पड़ेगा, और बल लगा के दूरी तय करना पड़ेगी, और बल गुणे दूरी बराबर होता है कार्य, और तभी कहलाएगा वो विभव। N नॉर्थ नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव आपस में कभी पास पास नहीं आते, ये रिपल्ट होते हैं, दूर हटते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम जब एक चुंबक के N ध्रुव को दूसरे चुंबक के N ध्रुव के पास लाने का प्रयास करेंगे तो ये रिपल्ट होंगे, दूर हटने का प्रयास करेंगे। उस दूर हटने के प्रयास को हमें अपने द्वारा, अपने बल के द्वारा N ध्रुव को N ध्रुव के पास ले जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य बराबर होता है, पढ़ चुके हैं 11वीं में, बल गुणा दूरी, यानी बल गुणा विस्थापन। जब हम बल लगा करके किसी वस्तु को विस्थापित कर देते हैं तो वो हो जाता है कार्य, वो स्थिति यहाँ पर है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विभव कहेंगे, और विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश।
विभव को हम V से डिनोट करते हैं, कार्य को W से डिनोट करते हैं और आवेश को Q से डिनोट करते हैं। यानी अगर Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव हो जाएगा V बराबर W/Q। और कार्य का SI मात्रक V माने वोल्ट, वोल्ट माने विभव, तो कार्य का SI मात्रक क्या होगा? कार्य का नहीं, विभव का SI मात्रक क्या होगा? पहले हम कार्य का SI मात्रक लिखेंगे, अंश में W लिखा है तो हमने जूल लिख दिया, नीचे Q लिखा है तो Q माने आवेश हो गया, आवेश का मात्रक हमने कूलाम लिख दिया, इसको हम कहेंगे शॉर्ट में जूल प्रति कूलाम। और चूंकि SI मात्रक हमारा सुपरिभाषित, सुस्पष्ट और संक्षिप्त छोटा होना चाहिए, इसलिए जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट, यानी विभव का SI मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। विभव के SI मात्रक को हमने कहाँ से प्रदर्शित किया? वोल्ट से। तो विभव का SI मात्रक वोल्ट हो गया। परिभाषा एक बार फिर देख लेते हैं। अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ जाए तो उस बिंदु का विभव V बराबर W/Q होगा। कार्य का मात्रक जूल हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, जूल बटे कूलाम का मतलब जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को संक्षिप्त में हम कह देते हैं वोल्ट, यानी विभव का SI मात्रक वोल्ट हो गया। तो ये विभव हो गया। अब आता है थोड़ा सा विभवांतर। देखिए विभव की चर्चा हमने की अभी, विभव बात समझ में आ गई होगी कि विभव क्या होता है। विद्युत विभव भी इसको कहते हैं, यानी किसी चालक की वह विद्युतीय अवस्था जो यह बताती है कि आवेश का प्रवाह किस बिंदु से किस बिंदु की ओर होगा, किस चालक से किस चालक की ओर होगा, ये हम देखेंगे विभवांतर में। देखें, ये हमने यहाँ पर एक O बिंदु ले लिया, यहाँ पर हमने एक +Q आवेश रख दिया। ये एक बिंदु हमारा A है, एक दूसरा बिंदु हमने लिया B, और एक हमने यहाँ बिंदु ले लिया P, और यहाँ पर हमने रख दिया एकांक धनावेश P पर। ये आपका एकांक धनावेश। पहले परिभाषा सुन लेते हैं, शायद सुनने में समझ में आ जाए। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभव की तरह विभवांतर भी एक कार्य ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि विभव शब्द एक बिंदु के लिए प्रयुक्त होता है और विभवांतर शब्द या तो दो चालकों के बीच होता है या एक चालक में दो बिंदुओं के बीच होता है, या विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच होता है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर भी एक कार्य ही है, केवल अंतर क्या है? बिंदुओं का अंतर है। इस एकांक धनावेश को जब हम बिंदु B से बिंदु A तक लाएंगे तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी। कोई ना कोई बल लगा के दूरी तय करना पड़ेगी। बल गुणे दूरी बराबर हमने बताया था अभी कि कार्य होता है, और कार्य का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में होता है विभव या विभवांतर। अब अगर एक बिंदु के लिए कार्य किया जाएगा तो विभव हो जाएगा, और दो बिंदुओं के बीच कार्य किया जाएगा तो वो विभवांतर हो जाएगा। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, और इसे हम V A माइनस B लिख देंगे। W/Q। बोलिए A माइनस B क्यों लिख दिया? विभवांतर जानने के लिए।
हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि एकांक धनावेश जब बिंदु ए पर आएगा तो इस आवेश का ज्यादा प्रभाव बिंदु ए पर होगा कि बी पर होगा। कौन नजदीक है? ए। प्लस के क्यू आवेश के नजदीक कौन है? ए। और जब ए के पास ये एकांक धनावेश आएगा तो इस पर इसका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और जब यहां जाएगा तो प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ कम होगी, तो यहाँ विभव अधिक होगा और यहाँ विभव कम होगा। और दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमें लिखना है, तो अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु के बीच का विभव घटाएंगे तो आ जाएगा विभवांतर, यानी वी ए माइनस बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। और वैसे ही मात्रक हो जाएगा फिर इसका भी जूल प्रति कूलाम यानी वोल्ट। अब 1 वोल्ट विभव और 1 वोल्ट विभवांतर, इन दोनों को भी थोड़ा सा जल्दी से अपन समझ लेते हैं और थोड़ा सा प्रतिरोध जानेंगे और फिर पहुंचेंगे अपन टॉपिक पर विद्युत धारा। 1 वोल्ट विभव जान लें पहले। 1 वोल्ट विभव कब होता है? हमने अभी सूत्र बताया था, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। यदि W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम, ये हम यहां रख देते हैं, तो V बराबर आ जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम। और जूल बटे कूलाम हमने अभी यहां लिखा था ऐसा ही मात्रक में वोल्ट होता है, तो V बराबर 1 बटे 1 का मतलब तो एक ही हो गया, और जूल बटे कूलाम का मतलब क्या हो गया? वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट आ गया। V बराबर 1 वोल्ट कैसे आया? जब हमने W के स्थान पे 1 जूल लिखा और Q के स्थान पे 1 कूलाम लिखा। इसका मतलब अब परिभाषा को लेकर चलेंगे अपन, देखना थोड़ा विभव की परिभाषा को स्मरण करते हैं। हमने बताया था कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। यहां देखेंगे 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। यानी यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट हो जाता है। 1 वोल्ट विभवांतर भी बिल्कुल इसी प्रकार है। विभवांतर का सूत्र भी देखो ऐसे ही लिखा था, केवल इतना अंतर था ये ए बी का, यानी 2 बिंदुओं के बीच की बात थी, मान यही रखना है। तो वी ए माइनस वी बी बराबर हो गया 1 जूल बटे 1 कूलाम, और ये भी आपका 1 वोल्ट ही आ जाएगा जैसे अभी आया था। परिभाषा देखते हैं, फिर इसमें भी वही परिभाषा जोड़ेंगे हम। विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर। यहां क्या कहेंगे? 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 1 वोल्ट हो जाए। ठीक है, यानी 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है। विभवांतर भी हो गया। अब समस्या यहाँ आती है कि ये जो धारा हम पढ़ने वाले हैं, भी विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ने में हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इस विभव से इस विभव में चलेंगे, कम से अधिक में चलेंगे कि अधिक से कम में चलेंगे, चर्चा होगी। तो अब बात आएगी कि कम विभव से अधिक विभव, कम विभव किसका, अधिक विभव किसका, ऐसा क्यों कि इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर जाएंगे, तो वहां पे विभव विभवांतर जानना हमें जरूरी होगा। ठीक है कि नहीं? धारा प्रवाहित करने से विभवांतर उत्पन्न नहीं होता, बल्कि विभवांतर उत्पन्न करने से धारा प्रवाहित होती है। यानी विद्युत धारा को समझने के लिए हमें आगे जब पढ़ेंगे तो ये जानना आवश्यक था कि ये विभव और विभवांतर क्या है। एक बात और, विभव
और विभवांतर हमने भी बताया था, हालांकि एक बिंदु के लिए विभव होता है और दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम विभवांतर कह देते हैं। अब हम आते हैं सीधे विद्युत धारा पर। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये वाला सेशन लंबा है, इसलिए कि 1-2 तारीख हमारी निकल गई काय में, स्थिर विद्युत में, और स्थिर विद्युत सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें विद्युत धारा शुरू करना है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे और ध्यान से उसको लिखते जाएंगे, और जब न लिख पाए तो वीडियो को फिर से चला लिया, उसमें कोई समस्या नहीं। विद्युत धारा समझ लेते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर बहुत शॉर्ट में कहें तो हम कह सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। अब देखिए, अगर हम पहले वीडियो में स्थिर विद्युत में आवेश की चर्चा न करते, यहाँ आवेश बार बार आ रहा है। समय तो सब सुने हैं पर आवेश शब्द नहीं सुना था। आवेश जान चुके अपन क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ था, तो पढ़ना हमारा बेकार नहीं गया। अब वो सिलेबस में नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नहीं आएगा, वो अलग मैटर है, पर आवेश का जानना जरूरी था। किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या एकांक समय में कितना आवेश किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है उसे विद्युत धारा कहते हैं। धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हमने कई बार लिखा Q, क्या 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 लिखें, चाहे स्मॉल, उस समय को T, और आवेश Q होता है। Q का मात्रक क्या होता है आवेश का? कूलाम। और समय का मात्रक सभी पद्धतियों में क्या होता है? सेकंड। चाहे SI पद्धति हो, चाहे CGS हो, चाहे FPS हो, चाहे MKS हो, सब में S लगा है। S का मतलब है सेकंड। तो समय का मात्रक सब जगह सेकंड होता है। तो धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड हो गया, और कूलाम प्रति सेकंड को हम जो है शॉर्ट में, छोटे शब्दों में कह देते हैं एम्पियर। एम्पियर हालांकि वैज्ञानिक का नाम है, और वैज्ञानिक ने ही अपने नाम पर धारा का मात्रक रखा था। तो धारा का SI मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। तो किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को, दर का मतलब समय का भाग देना होता है, तो समय का भाग हमने आवेश में दे दिया। आवेश प्रवाह की दर यानी Q/T को धारा कहते हैं, और धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। अब आती है बात, 1 एम्पियर धारा कब प्रवाहित होती है? यदि हम इसी में, जैसे विभव में बताया था, ऐसे इसमें कर लेंगे अपन। यदि Q बराबर 1 कूलाम लिख दें और T बराबर 1 सेकंड लिख दें, मान लेते हैं, तो I बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, और 1/1 का मतलब 1 हो गया, और कूलाम प्रति सेकंड का मतलब हमने अभी बताया एम्पियर। तो I बराबर 1 एम्पियर कब आया? जब हमने 1 कूलाम लिखा Q को और 1 सेकंड लिखा T को। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगे, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो जाएगी। 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 सेकंड लगे, 1 सेकंड का समय लगे, तो आप समझ लीजिए कि उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। थोड़ा प्रतिरोध जान लेते हैं। प्रतिरोध, रोकने वाला कारक। धारा में रुकावट उत्पन्न करने की जो स्थिति होती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अपन ने देखा होगा बिजली के तारों में ज़्यादातर हम मानते हैं कि भाई तांबे का तार हो तो अच्छा होता है, फिर नहीं मिलता है तो अपन कहते चलो सस्ता है एल्युमिनियम का ले लेते हैं। इस तरीके से अपन चलते हैं। तो निश्चित है कि जिन चालकों का प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा अच्छे तरीके से प्रवाहित होगी, धारा में रुकावट कम होगी, तार गर्म कम होगा, हमारा नुकसान कम होगा। तो कम प्रतिरोध वाले तारों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है।
ये भी जानना जरूरी है कि सबसे कम प्रतिरोध किस चालक का होता है, तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी विद्युत प्रवाह के लिए सबसे उपयुक्त धातु है चांदी, रजत, जिसका संकेत Ag होता है। दूसरे नंबर पे आती है फिर कॉपर माने तांबा, Cu। तीसरे नंबर पे आपकी आती है सोना, सोना महंगा है, उपयोग नहीं करते। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आती है आपकी एल्यूमिनियम, यानी कॉपर एल्यूमिनियम का उपयोग हम करते हैं क्योंकि कीमत इसकी कम रहती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते रहते हैं। कम प्रतिरोध वाले चालकों का उपयोग धारा प्रवाह के लिए किया जाता है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात करें तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा था ओम का नियम, बोले आर बराबर V बटे I। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, यानी किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कह देते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ओम ने अपने ही नाम पर प्रतिरोध का मात्रक रख दिया और प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। तो सीधी बात तो हो गई इतनी कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे उस चालक का प्रतिरोध कह देते हैं। पर यह रुकावट आती कहाँ से है, समस्या यहाँ है। अभी हमने जाना कि चालक में आवेश प्रवाही दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी चालक में आवेश प्रवाहित होता है। तो चालक का मतलब होता है ठोस, यहाँ पर ठोस की बात हो रही है, अभी द्रव की बात नहीं हो रही है। तो ठोस में क्या प्रवाहित होगा आवेश के स्थान पे, इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था पहले यूनिट में, जिसको कहा था पहले कोर्स में, नहीं है वो कोर्स में, कि रगड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन जाना आना ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन ही जाते आते हैं तभी आवेश आता है। तो वो आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर पूरे अनुप्रस्थ काट में जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो निश्चित है कि बीच में बहुत सारे परमाणु हैं, असंख्य परमाणु हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को असंख्य परमाणुओं से टकराते हुए गुजरना पड़ेगा, और जब टकराएगा परमाणु से इलेक्ट्रॉन तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी निकालेगा, वो अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ेगा। तो सीधे अगर जाने की रास्ता होती तो कोई प्रतिरोध नहीं था। इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए असंख्य परमाणुओं से टकराते हुए गुजरना है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन निकालते हुए अपने साथ लेना है। वह चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होते हैं सबसे अच्छा चालक माना जाता है। कोई भी धातु है, धातु में सभी चालक हैं, परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे वही इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा चालक होता है। अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमने 9 से लेकर के 11वीं तक ये पढ़ लिया है कि भाई परमाणु होता है, परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उसके चारों ओर कक्ष होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु के 3 मूल कण हो गए। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये भी हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। अब प्रोटॉन हमारा मध्य में है, यानी हर परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा है, धनावेशित, और उसके चारों ओर जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनमें क्या है, ऋणावेश। तो सोचने की बात यह है कि जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं होंगी उनके इलेक्ट्रॉन उस नाभिक में उपस्थित धनावेश के प्रभाव में रहेंगे, यानी उसको आकर्षित किए रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होने से रहे। लेकिन जो बाहरी कक्षा होती है वो नाभिक से काफ़ी दूर होती है, और बाहरी कक्षा नाभिक से दूर होने के कारण जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, पदार्थ गर्म होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निकल करके बाहर आ जाता है, और वो कहलाता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, वही गति करता है। हमने कहा था कि कंघी को हम बालों में करें इस तरीके से घर्षण और फिर कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो वो चिपकने लगते हैं, यानी इसका आवेश आ गया। तो ये सतह पर ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, सतह के भीतर के नहीं निकले, बाहरी के निकले। इसका मतलब है कि जो बाहरी कक्षा थी, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के धनावेश से ज़्यादा आकर्षित नहीं है, ज़्यादा प्रभाव में नहीं है, वही इलेक्ट्रॉन केवल जल्दी से निकलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, असंख्य परमाणुओं से टकराएंगे, तो टकराते हुए जाने पर जो है वो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं, सीधे सीधे नहीं चल पाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलते हैं, तो हमें अब कहना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव से अधिक विभव की ओर ही प्रवाहित होते हैं। ध्यान रहे ये बात, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव
प्रवाह कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर होता है, कम विभव वाले सिरे से अधिक विभव वाले सिरे की ओर होता है। और धारा, ऐसा माना जाता है कि धारा सदैव इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत प्रवाहित होती है, अर्थात अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। हमें पता चल गया कि धारा का प्रवाह तभी होगा जब चालक के या तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाए या किन्हीं दो चालकों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाए, तभी धारा प्रवाहित होगी। आप ओम का नियम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, और बड़े आराम से शिक्षक पढ़ा देते हैं। बोले भी समानुपाती आय, और नियम क्या बता देते हैं? चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, ऐसा बता देते हैं। ऐसा लिखा भी रहता है आपके सीरीज में तमाम कई जगह। तो आप विचार करें कि धारा प्रवाहित होने से विभवांतर उत्पन्न होता है कि विभवांतर लगाने से धारा प्रवाहित होती है। तो विभवांतर लगाने से धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित करने से विभवांतर उत्पन्न नहीं होता। जब तक हम किन्हीं दो चालकों के बीच या एक चालक के दो बिंदुओं या दो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? जब विभवांतर ही नहीं होगा तो धारा का प्रवाह होने वाला नहीं है। इसको सीधे समझते हैं। ये हमने एक पात्र ले लिया, इसमें एक खोखली नली जोड़ दी, और इस खोखली नली से हमने एक दूसरा पात्र जोड़ दिया, और इसको हमने भरा है यहाँ तक, और इसको भर दिया पानी से यहाँ तक। ये दो पात्र ले लिए, दोनों में हमने पानी भर दिया और खोखली नली से जोड़ दिया। तो अब आप विचार करेंगे कि ये पानी इधर से इधर आएगा कि इधर से इधर आएगा। आप अपने आप कहेंगे कि पानी तो इधर से इधर आने वाला है। तो हम बता रहे थे कि ये जल या पानी का प्रवाह, ये जिस पात्र में जल का तल अधिक है, बड़ा है, ऊपर है, उस तल वाले पात्र से नीचे वाले तल वाले पात्र की ओर प्रवाहित होगा। यानी ये पानी अपने आप यहाँ आना प्रारंभ होगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों के में भरे हुए जल का तल समान न हो जाए। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अब प्रवाह बंद हो गया, अब प्रवाह होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पात्रों में जल का तल समान है। इसी प्रकार यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर, यानी दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा तो आवेश प्रवाह नहीं होगा, और जब आवेश प्रवाह ही नहीं होगा तो विद्युत धारा का काम खत्म होगा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, अर्थात अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर प्रवाहित होती है, और इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव वाले सिरे से अधिक विभव वाले सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी ठोसों में, चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति से होता है, और द्रवों में आयनों के अभिगमन से होता है। अब द्रवों की चर्चा अपन जब सेल पढ़ेंगे, सेल अपने सिलेबस में है चूंकि, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कौन से आए हैं, क्या चलेंगे। तो ये विद्युत धारा की बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब विद्युत प्रतिरोध हो ही गया हमारा, प्रतिरोध हमने लिया था अभी, लेकिन प्रतिरोध में थोड़ी चर्चा भी और करेंगे अपन। प्रतिरोध को हमने कहा था कि R से प्रदर्शित करते हैं, और R बराबर ये V/I ओम के नियम से आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले से, V/I होता है। और इस आधार पर R का SI मात्रक अगर लिखेंगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी ओम, और ओम को हम ऐसे संकेत से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो गया। परिभाषा हमने बता ही दी है। सीधी सीधी बात करें तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है अंग्रेजी में, इसलिए R, और R का मात्रक SI मात्रक आपका हो गया ओम। अब आता है कि ये प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो देखिए, बड़ा सिंपल तरीके से हम बता देते हैं, ज़्यादा
इसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चौथा हो गया पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कहेंगे, n लिखा है, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है। देखिए R समानुपाती L, L का मतलब चालक की लंबाई, A का मतलब चालक का क्षेत्रफल, टाउ का मतलब श्रांति काल और स्मॉल n का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। चालक की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। चालक का क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। चालक का श्रांति काल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। और चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब थोड़ा थोड़ा विचार हम सब पे कर लेते हैं। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब विद्युत धारा ले जाना होती है तो हम किसी तार का, वायर का, केबल का उपयोग करते हैं। लंबा तार अगर हमें कहीं आवश्यक होता है, बहुत दूर से बिजली लाना पड़ती है, तो हम कहते हैं भैया अच्छी कॉइल लाना, अच्छी वाली लाना। अच्छी वाली का मतलब कॉपर की हो पहले तो, ताकि उसका प्रतिरोध कम हो, है। दूसरी बात हम कहते हैं अब चूंकि लंबा तार चालक हमें उपयोग करना है, लंबा तार उपयोग करना है तो निश्चित ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल का ध्यान रखते हैं। अपन कहते हैं बढ़िया मोटी लाना। मोटी का मतलब चालक के तार का क्षेत्रफल जब अधिक होगा तो उस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा, तो उसकी लाइफ, उसकी आयु ज़्यादा होती है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, श्रांति काल पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति यानी उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिस चालक में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होता है। अपोजिट है ये, देखिए व्युत्क्रमानुपाती, 1 2 3 ये व्युत्क्रम में है और सीधे समानुपाती है। लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध घटेगा। अब अगर सीधी बात कहें, एक विकल्प आया कि मोटे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि पतले तार का, तो अपन को ध्यान रखना है पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। पतले का मतलब जिसका क्षेत्रफल कम है, जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जल्दी से अपन ने थोड़ा सा प्रतिरोध ले लिया और अब ले लेते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। इन्हीं तीनों बिंदुओं को जोड़ना है, R समानुपाती L और R समानुपाती A, बस इन्हीं दो को जोड़ लें बन जाएगा। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को संयुक्त करें, अगर संयुक्त करें तो क्या आएगा? R समानुपाती L बटे A। समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट आता है रो, रो इंटू L बटे A। रो ये ग्रीक भाषा के अक्षर हैं। रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। त्रिक गुणा कर देते हैं तो रो एल बराबर हो जाएगा आर ए, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बटे एल। यदि ए बराबर 1 वर्ग मीटर, ए क्षेत्रफल है ना तो वर्ग मीटर लिख दिया हमने, और एल क्या है? लंबाई। एल बराबर लिख दिया हमने 1 मीटर। तो सूत्र क्या बन जाएगा? रो बराबर आर बचेगा हमारे पास। आप कहेंगे कि अरे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो गए, क्या ऐसा है? नहीं, ये कंडीशन लगी हुई इसमें, यहीं से परिभाषा आएगी। देखना परिभाषा क्या आती है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और 1 मीटर लंबाई है। अगर क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा करें तो क्या आता है? आयतन आता है कि नहीं आता है? तो प्रति एकांक आयतन कह दें, या एकांक क्षेत्रफल
और एकांक लंबाई के चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक यहाँ से आया, देखिए मात्रक आर का मात्रक हमने बताया था अभी ओम, और ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ये मीटर से मीटर कटा, क्या बचा? ओम इंटू मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर।